बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स गुफ्तगू। क्विक एंड इजी कार लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि आपके सपनों को ब्रेक ना लगे। रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जाने माने एक्टर अली फजल। अली फजल मशहूर हिंदी एक्शन क्राइम वेब सीरीज मिर्जापुर के गुड्डू भैया। गुड्डू पंडित की शक्ल में एक बाहुबली की भूमिका निभा रहे थे एक्टर अली फजल। गुड्डू पंडित वापस आ गए, मुझ जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। अली फजल को आपने पहली बार 2009 की फिल्म 3 इडियट्स में देखा होगा। अपने अभिनय के बदौलत इस छोटे से सीन से ही अली फजल फिल्म प्रेमियों की निगाह में आ गए। Is your project ready? आप एक दफा देख तो लीजिए सर, प्लीज। सबमिट कर लो तो हम कंसिडर करेंगे। सर मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन दे Why? दीजिए। Why should I give you an extension? डैड के स्ट्रोक के बाद में 2 महीने कंसंट्रेट नहीं कर पाया सर, प्लीज। 2 महीने खाना पीना छोड़ दिया था? नहीं। नाना छोड़ दिया था? नहीं। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? आई एम वेरी क्लोज, आप एक दफा देख तो लीजिए सर, प्लीज। मिस्टर लोबो, मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूँ, एक्सटेंशन नहीं। I'm sorry. 15 अक्टूबर 1986 को दिल्ली में पैदा हुए अली फजल की परवरिश उनके नैनीहाल लखनऊ में हुई। लखनऊ से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अली फजल दून स्कूल देहरादून पहुंचे, जहां के थिएटर विभाग ने उनमें थिएटर का शौक जगाया। अली फजल की पहली फिल्म थी 2011 में आई ऑलवेज कभी कभी। हालांकि फिल्म मामूली मायनों में कामयाब नहीं रही, लेकिन इसमें अली फजल का काम बेहद सराहा गया। अली फजल की पहली कामयाब फिल्म थी 2013 में रिलीज हुई फुकरे, जिसमें अली फजल ने एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन जफर का किरदार निभाया। तोड़ तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। 2015 में अली फजल हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 में नजर आए, जो उनके लिए अंग्रेजी फिल्मों की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुई। अली फजल ने ब्रिटिश फिल्म विक्टोरिया एंड अब्दुल में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हिंदुस्तानी नौकर अब्दुल का किरदार निभाया। इस साल अली फजल के चाहने वालों को अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल पर बनी फिल्म डेथ ऑन द नाइल का बेसब्री से इंतजार है। मुख्तलिफ फिल्मों में अली फजल के निभाए किरदार एक दूसरे से इतने अलग हैं कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि अली फजल की खासियत क्या है। अली फजल की दिलकश और हर फन मौला शख्सियत के मुरीद बढ़ते ही जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि 2014 में अली फजल का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया के मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट में देखने को मिल चुका है। बहुत बहुत स्वागत है अली फजल जी। शुक्रिया। हम देखते हैं करीब 5-6 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई एक लिस्ट जारी की जिसमें आपको मोस्ट डिजायरेबल मेन में शामिल किया गया। ये तो आपको मालूम ही है। ये लिस्टें बहुत निकलती हैं। कभी ऐसा भी हुआ कोई ऐसी लिस्ट निकली जिसमें आप मोस्ट अनडिजायरेबल थे? शायद मेरे ख्याल से निकली होगी। हमारे तो सीज़न के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया जाता है, खारिज भी कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला जारी रहे। जब तक जारी है तब तक आप हैं। नहीं, मतलब ये कि ज़िंदगी के कुछ शुरुआती बरस ऐसे होते हैं जब इंसान को कुछ दिल में आता है कि ये करें वो करें, और उसी में उधेड़-बुन में किन्हीं की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, तो उनके लिए आप डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल की उसके बीच में झूलते रहते हैं। आपका बचपन कैसा है? बचपन तो बहुत ही अलग था। मतलब इस दुनिया से बहुत दूर। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई, वहाँ कभी रहा नहीं। लखनऊ में हमारी वो शुरुआत की पढ़ाई वहाँ लखनऊ में हुई। मैं मदर साइड वहाँ की थी, तो मैं उन्हीं के साथ बड़ा हुआ। मैं नाना नानी और मामू
तो वहाँ पे शुरुआत के साल वहाँ गुजरे और फिर क्लास 7th में मेरा दाखिला करा दिया गया था देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में। तो फिर वहाँ से एक अलग ही पहलू शुरू हुआ, लेकिन पढ़ाई में था मतलब अब थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है बात करते हुए उसके बारे में, क्योंकि मैं था साइंस स्टूडेंट। पूरी ज़िंदगी मैथ्स और फिज़िक्स और ये सब पढ़ी। अंग्रेज़ी का रुझान था क्योंकि मेरी जो वालदा हैं उनका वो बहुत किताबें पढ़ती थी और उनको काफ़ी शौक़ था लिटरेचर का, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रह चुकी हैं अपने टाइम में। और काफ़ी वो अपने जानी मानी वो थी। मुझे इसका कोई वो ना इल्म था ना कोई आइडिया नहीं था। और ये सब चीज़ें मुझे बाद में पता चली हैं। लिटरली 5 साल पहले मुझे पता चला होगा कि मेरी वालदा जो थी वो एक एक्टर भी थी। वो अपना प्लेस व्लेस करती थी, बर्नार्ड शॉ और इन लोग के सब। तो एनीवे वो स्कूल में पढ़ाई ख़त्म हुई। पढ़ाई के 1-2 साल ख़त्म होने 12वीं से थोड़ा सा पहले मेरी माई लाइफ टुक अ बिग टर्न। मैं स्पोर्ट्स में था काफ़ी, बास्केटबॉल और हॉकी, और बोर्डिंग स्कूल में आप सभी खेलते हैं, एथलेटिक था। तो फिर वो हार्ट टूट गया था मेरा उसमें। तो तब वहाँ से स्विच हुआ, क्योंकि ऐसा लगा कि यार मतलब ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या करें। और बास्केटबॉल में बहुत मतलब सीरियसली इन्वॉल्व था। फिर मुझे याद है मेरे कोई करीबी दोस्तों ने कहा कि यार तुम्हारी अंग्रेज़ी ठीक ठाक है, वो एक ट्रूप आई हुई है कनाडा से और शेक्सपियर किया जा रहा है, तुम करो डिबेटिंग करो, मतलब ऐसे बैठ के क्या फ़ायदा। ये वहीं देहरादून में रहते हैं? देहरादून की बात है। तो फिर मैंने ट्राई किया, ऑडिशन दिया और टेम्पेस्ट प्ले हो रहा था शेक्सपियर का। उसमें एक कैरेक्टर था ट्रिंकुलो नाम का, द जेस्टर। तो so that's the irony, and then of course that day and today एक वो लत सी लग गई। बहरहाल पढ़ाई मैंने जारी रखी और उसके बाद मैं ज़ेवियर्स आया यहाँ बम्बई, इकोनॉमिक्स पढ़ी और फिर उसके बाद और भी पढ़ाई की, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से पोस्ट ग्रेड डिग्री मेरे लिए कोई मायने नहीं रखी, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। 1 महीना रट्टा मार के आप अगर डिग्री हाथ ले लो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं कहूँगा मैं कॉलेज तक किया है BA। लेकिन दून स्कूल की यादें आप ही की तरह आपके जो गुज़रे दौर के एक्टर्स, जो कई लोग हैं जिन्होंने दून स्कूल से पढ़ाई करते हुए थिएटर और इस तरह की आर्ट की दुनिया में उनका इंक्लिनेशन बढ़ा, क्योंकि दून स्कूल में एक ट्रेडिशन हमेशा शुरू से चली आ रही है। मैंने तो बिमल भगत एक बड़े वेटरन एक्टर हुए, आप तो जानते होंगे। उनकी ऑटोबायोग्राफी में ये बात पढ़ी कि दून स्कूल में जो अंग्रेज़ी थिएटर का एक रिच ट्रेडिशन रहा, तो मेरा ख्याल है कि वो वजह भी रही होगी कि वहाँ शेक्सपियर का ऑलरेडी एक माहौल, शेक्सपियर का माहौल था। बल्कि आपने सो नाइस आपने विमल भगत जी का नाम लिया। उनकी एक स्कॉलरशिप शुरू हुई थी दून स्कूल में, तो इवेंचुअली क्लास 12th में जाके मुझे उनकी ट्रॉफ़ी मिली थी। अच्छा, विमल भगत ट्रॉफ़ी उसका नाम था, और वो इसलिए मेरी करीब है क्योंकि वो ट्रॉफ़ी हर साल बच्चे बनाते थे। मेटल की ट्रॉफ़ी होती थी, एक मास्क था, वो हमारा डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी उसमें रहता था। हम लोग कारपेंट्री सीखते थे और मेटल वर्क सीखते थे, तो उसमें वो बच्चे बनाते थे और उसका बाकायदा आपका नाम कार्व किया जाता था। तो वो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, तो मैं बहुत खुश था कि बिकॉज बाय देन आई वाज ड्रामा सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। तो हाँ, वो कुछ अच्छी यादें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मुंबई आने के बाद आप कहते हैं कि पढ़ाई तो खैर ऐसी कागजी पढ़ाई होती रही। पढ़ाई की पहले 3 साल तो कॉलेज में मतलब जुट के पढ़ाई की, क्योंकि मेरा मकसद तब भी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टिंग दुनिया में घुसना है। मैं तो उस वक्त मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करना चाह रहा था, और बल्कि दिल्ली में गया, मैं इंटर्नशिप भी की थी UNDP में, और प्लान्स थे कि स्कॉलरशिप लें और बाहर जाएं पढ़ने। तो उसी दौरान कहीं सेकेंड ईयर कॉलेज, सॉरी मैं आगे ही जा रहा हूँ आपके क्वेश्चन के, लेकिन उसी दौरान मुझे मेरी पहली फिल्म मिली है सेकेंड ईयर कॉलेज में। तो वहाँ से कुछ ऐसा हिला डुला, तो फिर मैं डगमगाया और मैंने कहा यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट बीइंग फेयर टू बोथ साइड्स। तो फिर वहाँ से कुछ कीड़े घुसे और
चीज़ें पनपी और फिर मैं फाइनली आफ्टर 3rd ईयर आई डिसाइड 3rd ईयर में शायद हाँ 3 इडियट्स हुई थी। उससे पहले मेरी पहली फिल्म जो थी वो सईद अख्तर मिर्ज़ा के साथ थी, जिसका इल्म शायद बहुत लोगों को नहीं है क्योंकि वो रिलीज़ भी नहीं हो पाई। एक ठो चांस थी। और ये उस वक्त PNC प्रीतिश नंदी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो उनका प्रोडक्शन ही शायद उसमें बंद हो गया था। फिल्म बहरहाल बन गई और मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बीन प्राइसलेस बिकॉज सईद मिर्ज़ा जो हैं वो ऑफ कोर्स आई एम श्योर एवरीबडी नोज, फेमसली नोन एज द लेफ्टिस्ट सूफ़ी, वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंस रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स अगले सालों तक हम लोग इन टच रहे, आज भी इन टच में हैं, बट ही इज़ बिन sort of a mentor in the shadows somewhere for me. तो या उन्होंने इनफैक्ट ही इंट्रोड्यूस मी टू अ लॉट ऑफ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ। तो उन्होंने उनकी काफ़ी किताबें मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं, उनकी खुद की लिखी हुई, और उनसे कुछ मैंने बोरो की थी जो आज तक मैंने रिटर्न नहीं की हैं। तो फिर वो चॉम्स्की और फलाना और एनीवे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। नहीं, लेकिन सईद से मिलने से पहले आप सईद के काम और उसको लेकर आपके दिल में कोई एक शौक़ और वो कुछ तजुर्बा था? सबने नुक्कड़ देखा था, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म मैं नहीं देखी थी। एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है के बारे में सुना था। तो फाइनली जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूरा चिट्ठा खोला और देखी, तो बहुत पसंद आया। सलीम लंगड़े, नसीम, बेहतरीन फिल्में बनाई हैं उन्होंने अपने ज़माने में। तो इस तरह से जब आप ये शुरुआती 1-2 फिल्मों में आपको कुछ काम मिला तो आपको लगा कि अब वो वाला जो इरादा था UNDP और ये इकोनॉमिक्स में, हाँ, छोड़ दिया फिर आपने? बिल्कुल। मुझे याद है 2nd ईयर कॉलेज में मैंने अपने फादर को कॉल किया और मैंने कहा कि अब ना पैसे मत भेजिए, मैं खुद ट्राई कर। उसके 5 मिनट बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ, मैंने कहा क्या कर दिया यार, हिमाकत हो गई, मुझे करना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, ऊपर वाले का नाम लो और देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद से फिर वही है कि अपना खुद का संभाला, कॉलेज की फ़ीस भी, और इधर उधर छोटे मोटे काम करते करते, और वो ग्रोथ भी वैसे ही हुई है धीरे धीरे। राजू ईरानी, आई थिंक, मुझे याद नहीं उन्होंने कहाँ देखा कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने बुलाया था ऑफिस एक छोटे से पार्ट के लिए। तो उसके लिए मैंने अपना सब गिटार सीखा, और बल्कि वो शर्ट भी जो मैं पहना हुआ हूँ उसमें वो मेरी है, खुद की है। तो मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि फ़िल्म इतनी बड़ी है क्या है। मुझे गुस्सा ये आ रहा था कि मेरी शर्ट यूज़ हो रही है, उसमें वो लोग छेद कर रहे हैं, उसमें एक हार्नेस डालनी थी क्योंकि कि वो लटकना है मुझे। अब मैं दिमाग में सोच रहा हूँ यार मेरी शर्ट में क्यों साले लोग छेद कर रहे हैं यार, मैं शर्ट कैसे मिलेगी, इसके पैसे लेने चाहिए मुझे। तो बहरहाल वो मिल गई शर्ट वापस, और आज भी वो शर्ट रखी हुई है मेरे पास। खैर फिर फिल्म निकली और काफ़ी उसकी चर्चा हुई। तब तक मैंने एक दूसरी फिल्म की थी जो मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म थी, मेरे लिए बहुत बड़ी फिल्म थी। ये शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑलवेज कभी कभी नाम था। और शायद आई थिंक आई वॉज वेरी नाइव, मुझे इन सब चीज़ों का वो था नहीं कि भाई ये ऐसे लॉन्च होता है, ये इंडस्ट्री होती है, हिट है, ये फ्लॉप है। तो अब वो फिल्म चली नहीं, आई गई, बिल्कुल ऐसे निकल गई। तो उसका मुझे पहली दफ़ा लाइफ में मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार ये भी होता है। और हाँ, फिर उसके बाद से देन थोड़ा संभाला अपने आप को, एंड एक एक करके फिर जो हाथ आया। तो मैं तो बहुत पाप किए हैं, मतलब जहाँ दिख गया कर लो, या दोस्ती यारी में कुछ सुन लिया, अरे यार बहुत अच्छा है, करते हैं, तो उसमें बह गए। लेकिन फिर धीरे धीरे आज भी वैसे ही है कि एक तो ये जो शुरुआती दौर है जिसमें फिल्में भी मिलना शुरू हो गई हैं, और कुछ उसमें दोस्त यार कौन कौन हैं, मतलब ग्रुप दोस्तियों का? आप अगर पूछें इंडस्ट्री से तो इतने नहीं है मेरे, हैं जानने वाले बहुत हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आई थिंक मेरे असली दोस्त जो हैं वो अभी भी स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं।
of course, I mean, I can proudly say my best friend right now is Richa. Richa is somebody I'm very close with now. लेकिन हाँ, आज भी वही लोग मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आते हैं, देखते हैं, 2-3 गालियाँ भी दे देंगे अगर काम ख़राब है. अच्छा है तो थोड़ी सी तारीफ मिल जाएगी. बट हाँ, मैं इतना हाउ डू आई से, मैं इतना सोशल हूँ, लेकिन दोस्तों के मामले में थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट हूँ. तो वो एक लाइफ अपनी पर्सनल रहती है, वो भी ज़रूरी है. और जब आप फिल्मों की दुनिया में आते हैं तो फिर एक फिल्म का एक अपना एक इकोसिस्टम है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, तरह तरह की फिल्में देखना दुनिया से लेकर के मतलब चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर वर्ल्ड सिनेमा हो या फिर इंडियन क्लासिक्स हों, इसमें फिर आपने अपने आप को एफर्ट करके डाला या फिर ये भी एक सिलसिला चला आ रहा था? नहीं, ये सिलसिला मेरे ख्याल से ये बचपन से ही मैं देख रहा था. बहुत फिल्में देखी. और जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारा तारुफ पोइट्री से बहुत हुआ था. मतलब कहना नहीं चाहिए, इसमें नाना नानी हैव प्लेड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन मी. अच्छा, दोनों में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, आज भी होती हैं. तो लेकिन एक टाइम पे वो लोग बैठते थे और गलती से अगर किसी ने गालिब का शेर कह दिया तो दूसरे ने, फिर वो जुगलबंदी शुरू हो जाती थी. वो इकबाल और फैज़ और इलाहाबादी और सब, मतलब तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मैं एक आई वुडंट से पोइट्री में माहिर हो गया, ऐसा कुछ नहीं. आज भी मुझसे पूछिएगा तो शायद मुझे कुछ ना याद हो, लेकिन ज़ुबान थोड़ी साफ़ हो गई थी. फिल्में बहुत देखी जाती थी हमारे यहाँ. मेरी मदर को बहुत शौक़ था फिल्मों का. बल्कि एक अजीब सी स्टोरी है. मैं बचपन में, मुझे याद है, एक कहानी उन्होंने सुनाई थी. अब बच्चे को आप फेरी टेल सुनाते हैं, आप ये सुनाते हैं, तो मुझे एक कहानी याद है, वो मेरी मदर ने सुनाई थी. अब बड़े होके मैं जब आया कॉलेज में, शायद मैंने फाइनली एक फ़िल्म देखी, और वो फिल्म थी, माफिया की स्टोरी थी. वो न्यूयॉर्क में बेस्ड है, वहाँ 3-4 फैमिलीज़ हैं. मैं गॉडफादर देख रहा हूँ, मुझे सडनली रियलाइज़ हो रहा है मेरी माँ ने मुझे गॉडफादर की कहानी बचपन में सुनाई. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या हिमाकत है, आप क्यों ये सुनाया आपने मुझे? तो कहने लगे कि हाँ, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा सुना दूँ तुम्हें भी अच्छी पसंद आई. तो मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है. तो इस तरह आई सपोज़ एक वो रहा था हमेशा. फिल्में तो बचपन से देखी. अच्छा, हम लोग दोस्तों के बीच में हम लोग रिलीजियसली ऑस्कर्स फॉलो करते थे, अवार्ड सीज़न. उस वक्त फिल्में रिलीज़ नहीं होती थी इंडिया में, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ मार के हम लोग वो कॉपीज़ ले आते थे और देखते थे. तो हाँ, फिल्मों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है. क्लासिकल इंडियन फिल्में, दिलीप साहब वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स. ब्रांडो की फिल्में उधर, सत्यजीत रे, ऋत्विक, गुरुदत्त साहब. तो थोड़ा थोड़ा जितना सीख सका, क्योंकि मुझे कभी चांस नहीं मिला एक्टिंग सीखने का, जो उसकी ग्रामर होती है. और मैं कभी आई डू फील द नीड फॉर इट, क्योंकि वो भी एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है जिसको कभी कभार नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि एक्टर है, अरे पढ़ाई की क्या ज़रूरत है. वो मुझे एक्सपीरियंस से मिला है, जो सिनेमा की ग्रामर होती है, जो कैमरा की एक ग्रामर होती है, जो यहाँ फोकस, नॉन फोकस, लाइट्स, सब कुछ, ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं एक एक्टर के लिए. तो वो अब काम के ज़रिए मैंने धीरे धीरे सीखा. तो शायद इसलिए मैं बहुत स्ट्रगल, जो वर्ड है, जो इतना टैबू वर्ड हो गया है, जो कि बहुत प्यारा वर्ड है, वो आज के ज़माने में एक वो ऐसा हो गया कि अरे आप स्ट्रगल किया है आपने, अच्छा, मतलब एक होता नहीं, अच्छा आप छोटे हैं. तो ये बहुत मुझे नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन एक बहुत प्यारा शब्द है मेरे लिए. तो आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव हैड टू डू दैट. और ये जो अमेरिकन मिनी सीरीज़ की बात होती है, ये क्या तजुर्बा है आपका? अरे वो तो मैंने ऐसी, आई थिंक कॉलेज में ही था वो, ऐसे ही कोई ऑडिशन हो गया था, वो कर ली थी मैंने. लेकिन मेरा जो मेन अंग्रेज़ी फ़िल्मों का सिलसिला शुरू हुआ है वो फास्ट एंड फ्यूरियस से हुआ है. 2008 में मैंने शायद की थी. हाँ, उसके लिए ऐसे ही कॉल आ गई थी. और वो, अब मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत शौक़ था और एक्सेंट्स का बहुत शौक़ था, तो किसी ने कहा कि आप
ये चल रहा है ऑडिशन, इंडिया में तो नहीं हो रहा है लेकिन ट्राई समथिंग, ट्राई हैव फन। तो उस वक्त शायद फुकरे शूट की थी हम लोगों ने, हाँ 2009 पता नहीं, ऐसी उसी के करीब करीब। तो वहाँ से फिर वो शुरू हुआ। I need the speed drive I sent you. Where is it? Sold it to a Jordanian prince living up there. Trust fund billionaire. So he wanted to use it for his supercar. Where does he keep it? In his penthouse. Tower number 1. Now tomorrow happens to be the longest day of the year. Prince wants to celebrate it, host a party tomorrow afternoon. So you can get us up there, right? Sure. But not dressed like that. उसके बाद विक्टोरियन अब्दुल भी इधर ही हो रही थी कास्टिंग, उसके लिए बल्कि मुझे बुलाया नहीं गया था। तो फिर किसी से पता चला कि यार वो हो रहा है, आप व्हाई डोंट यू गो ट्राई। तो फिर वहाँ मैंने कॉल किया कास्टिंग को कि यार मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर दूंगा, आप बस मुझे एक चांस दे दीजिए। तो वो भी लग गया और फिर उसके बाद हॉलीवुड का करियर शुरू हुआ। I'm Queen of England, Empress of India. Abdul has risen on his own merits. Now he is my friend. और ये जो जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो आप जगह जगह जाकर ऑडिशन देते रहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो बना लिया, या आपने देखा कि अच्छा यहाँ ऑडिशन है, आप गए स्टूडियो फिर नॉट फिट या व्हाटएवर जो चीज़ है, ये अप्रोच आपको कैसा लगता है कि मतलब अपने काम के लिए लोगों को अप्रोच करना, उनके पास जाना, इस प्रैक्टिस के बारे में कितनी अच्छी बात है अगर ये सब कर सकें, है ना। हम लोग अब मैंने कभी पोर्टफोलियो नहीं बनाया, मैं उस वक्त बहुत महंगा होता था, कुछ 30-40 हज़ार का एक पोर्टफोलियो बनाता था। मैंने कहा ये क्या मतलब, मैं अपने कैमरा से 10 फ़ोटो खींच लूँ या किसी और दोस्त से खिंचवा लूँ। तो मैं फेसबुक जाके उसकी फ़ोटोज़ निकाल के भेज देता था, कहता था कैंडिड है, देखिए कैंडिड है, मैं पोजिंग नहीं है, ये है वो फलाना, उसकी स्टोरी बना देता था। लेकिन हाँ, वो जाना पड़ता था और कई जगह हम लोग को रिजेक्शंस मिलते हैं। आई थिंक एक्टर की लाइफ ही यही है, एंड दैट रिजेक्शन इज इक्विवेलेंट टू द सेम रिजेक्शन दैट एनी अदर पर्सन गेट्स इन देयर लाइफ। एक आपकी जॉब है, वो जॉब लूज़ करना, उसका इम्पैक्ट, उसका जोल्ट वही होता है। तो हम एक्टर्स बहुत वल्नरेबल लोग हैं कि आज भी मतलब मैं चाहे जितना काम कर लिया हो, मैं आज बैठा था, आपका वेट कर रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं दुख हो रही थी कि क्या होगा, मेरा टेस्ट लिया जाएगा आज, मेरा एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कहीं कुछ ऐसा ना ट्रिगर ना हो जाए। तो हाँ, वो भी ज़रूरी है, आई थिंक, आई डोंट नो। और जितने डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक कन्विंसिंग तरीका जो आपको लगता है कि इस तरह ही एक डायरेक्टर को एक एक्टर के साथ पेश आना चाहिए, उसमें कौन लोग हैं? आई थिंक इंडिया में मैं अभी भी काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, शायद वो वक्त अभी मेरे लिए आया नहीं है। एंड आई एम अ हंग्री एक्टर। मैं चाहता हूँ, मेरा काम तभी निखरता है जब मेरा डायरेक्टर मुझे पुश करता है, पुशेस मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मिर्ज़ापुर में यही हुआ था मेरे साथ, इसलिए मज़ा आया था करते वक्त। बट इफ़ यू आस्क मी, सर केनेथ ब्राना, जिनके साथ मैंने अभी हाल ही में काम किया है, शेक्सपियर पे काफ़ी जाने माने हस्ती हैं। फिल्म है अगाथा क्रिस्टी की नॉवल डेथ ऑन द नाइल, उनकी सेकंड प्रोडक्शन है, पहली मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस थी, उनके साथ बहुत मज़ा आया। स्टीफन फ्रीयर्स के साथ मैंने काम किया था, उन्होंने मतलब बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी मतलब दिग्गज लोग हैं ये लोग, लेकिन दे नो हाउ टू ट्रीट एक्टर्स एंड टू पुश द राइट बटन्स। तो दैट इज़ एक तरीके से एक एक्टर के लिए तो मतलब नेक्टर है। तो बहुत मज़ा आया उसमें खेलने में। वो कैरेक्टर भी एक मतलब किरदार बहुत अलग था, इंडियन नहीं है इस दफ़ा, इट्स इंटायरली ब्रिटिश। तो वो एक अलग एक टेरिटरी थी जो मुझे यू नो आई गॉट टू एक्सप्लोर, कि एवरी टाइम मैं कोई सीन कर रहा हूँ, मैं उसको आपको ऑनेस्टली करना है, लेकिन आपकी वॉइस, आपका सब कुछ अलग है, आप यू नो इट्स एक्सेंट इज़ टोटली डिफरेंट। एंड
your body language changes. तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं. और आपके पसंदीदा एक्टर्स कौन से हैं, चाहे वो इंडिया में हों या बाहर हों? बहुत है, मतलब कितने. आई थिंक इंडिया में मेरे ख्याल से जिनसे आप जलते हो. जलता नहीं हूँ, बट रणबीर कपूर आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. क्योंकि एक आई थिंक द बेस्ट एक्टर्स हैव कंपैशन, दे हैव एम्पैथी. अगर वो ना हो देन आप एक जॉब कर रहे हैं. एम्पैथी आई मीन फॉर सोसाइटी, फॉर पीपल. वकीन फीनिक्स इज़ देयर. मार्लन ब्रांडो अपने टाइम पे, मैं बार बार उनकी बात करता रहता हूँ क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग बहुत, आई थिंक इट वाज इयर्स अहेड. और कौन है? रणवीर इज़ गुड, यू नो. आई थिंक राज इज़ वेरी गुड. मैंने अभी उसको लूडो में देखा था. आई थॉट ही वाज ब्रिलियंट. लेकिन हाँ, आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर एवरीबडी नाउ. क्योंकि देखिए ये बातचीत हम लोग रेख्ता के फोरम पर कर रहे हैं और बीच में अभी आपने कहा भी कि ज़बान का साफ़ होना भी आपको एक तरह से एक माइलेज उसका मिलता है, एक उसका वेटेज अलग से मिलता है. ख़ुद अगर रेख्ता की जो कोशिशें काविशें हैं उन पर नज़र डालें, आप तो जानते हैं दिल्ली से भी आप वाकिफ़ हैं और रेख्ता का जो जश्न का एक इतना लंबा सिलसिला है. क्या आपका तजुर्बा है कि जो रेख्ता ने ज़बान को, मौसीकी को, कल्चर को, मेमोरी, हेरिटेज को बचाने, प्रमोट करने का जो काम शुरू किया है वो आप तक कैसे पहुंचता है? ये खबरें? बिल्कुल बिल्कुल खबरें पहुंचती हैं और बहुत आप लोगों ने बहुत बहुत संभाल के हमारा एक अहम पार्ट ऑफ आवर कल्चर आपने रखा है और पेश किया है. आई थिंक इट इज़ रीचिंग एवरीबडी. ये भी बहुत ज़रूरी है. आजकल मैं देखता हूँ या बात करता हूँ, हम लोग जल्दबाजी में लिखना भूल गए हैं, पढ़ना भूल गए हैं, बातें पूरी नहीं बोली जाती हैं, डॉट 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 होता है हर मैसेज के एंड में, तो हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म ढूंढने लगते हैं. और उसमें अगर कोई मैं तो बल्कि अभी गया था घर और मैं उर्दू फिर से अपना रिवाइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं हल्का हल्का पढ़ लेता हूँ. मैं लिखना चाह रहा था, तो वो भी ज़रूरी है. वो हम लोग बस बटोर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और कुछ इक्का दुक्का लोग हैं. एंड आई थिंक रेख्ता इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. राना मैम हैं, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑन हर ओन. राना सफ़वी और भी बहुत अनसंग हीरोज़ हैं जो अपना काम कर रहे हैं. क्योंकि क्या है कि एक अलग जगह से एक पुश भी आ रहा है to just curb all this and to remove all this. तो I think हमें थोड़ा सा ज़्यादा we'll have to work harder to preserve certain histories and certain cultures and the languages of our. और आप ही की तरह, चूँकि आप खुद आपने कहा कि उर्दू सीखने की आप एक दोबारा कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूरी है. वो तो मेरे ख्याल से सबको एक एक्टर के सिलेबस में होनी चाहिए. बिल्कुल. और यहाँ हम अपने देखने वालों को भी बता दें कि ख़ुद अली फजल अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं. अगर आप भी इस कोशिश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आमोज़िश हमारी एक साइट है जहाँ जाकर आप एक हफ़्ते के अंदर उर्दू पढ़ना और लिखना भी शुरू कर सकते हैं. आमोज़िश.com पे जाइए, आपको एक बहुत ही डायनेमिक वेबसाइट मिलेगी जिसमें 7 दिनों का एक प्रोग्राम है जिससे आप आराम से सारे अल्फ़ाबेट्स पहचान पाएंगे, उनको जोड़ के समझना पहचान पाएंगे और लिखना भी शुरू कर सकते हैं. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है. जी जी जी. हाँ, मैं तो मतलब मैं सिर्फ इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि कितनी पोइट्री आप इट्स अनदर वर्ल्ड जो खुल जाएगी पूरी. बिल्कुल. और एक दफ़ा वो हो गया तो फिर ये एक एक्टर, एक एनीबडी, फॉर एन आर्टिस्ट ये तो एक वेपन है. जी, तो आप कुछ गा कर सुनाइए. अरे मैं कहाँ से, मैं ऐसे ही वो कुछ जैसे बाथरूम में गाया जाता है. उफ़ो, मुझे तो ये वो होता है मोमेंट ऑन द स्पॉट कर दिया कि बेटा आज पोइट्री सुनाओ, तुमने क्या किया आज स्कूल जाके. वो भी सुनूंगा अभी. ओहो, बाथरूम में मैं क्या गाता हूँ यार. एक बार बार मेरे दिमाग में वो चलता रहता है, उसके बोल नहीं याद रहते मुझे, लेकिन हम स्कूल में गाया करते थे.
मंडे मॉर्निंग असेंबली में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे गम से अंधेरा हो जाए, ऐसा कुछ। वाह क्या बात है, कितनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। आप गाते भी, मतलब गाते हैं, आप छुपा रहे हैं ऐसा लगता है। मैं नहीं लेट्स जस्ट से दैट बहुत है हमारे यहाँ गाने वाले, मुझे गालियाँ दे के ख़त्म कर देंगे। आपको क्या लगता है अली फज़ल के हिंदुस्तान में टैलेंट्स की कदर नहीं है, कुछ ऐसा? इस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से हमारा एक जिस तरह हमारा सिस्टम, हमारा बबल बना है, आई डोंट ब्लेम एनीबडी। मैंने जब मिर्ज़ापुर शुरू किया या जब मैंने चूज़ किया कि मैं करना चाह रहा हूँ, उस वक्त भी मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं प्रोड्यूसर होता तो शायद मैं भी एक अली फज़ल को नहीं लेता, क्योंकि हम क्या हैं, हम एक्टर लोग आज की डेट में हमारे लास्ट फ्राइडे हैं बस, तो उसके हिसाब से आपको आपका अगला काम मिलता है। और ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ ये नहीं हुआ। What I can bring to the table became the reason for my work, and I think that is beautiful. तो मुझे उसका कोई वो दुख नहीं है। ये ऐसा ही है, लेकिन ये बदल रहा है धीरे धीरे, और एटलीस्ट नहीं भी बदल रहा है तो मैं बदलूँगा। मतलब ज़रूरी है, बदलना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर जो है इज़ मच मोर देन व्हाट ही इज़ पोर्ट्रेड इन हिज और हर लास्ट फ्यू फिल्म्स। और क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ नॉट जस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मैं बहुत तमिल फिल्में देखता हूँ, मलयालम फिल्में देखता हूँ, और ये लोग बेहतरीन फिल्में बना रहे हैं। और फिर दुनिया है, मेरा आधा काम बाहर चल रहा है, अमेरिका में है या लंदन में है, एंड आई थिंक द कैनवस इज़ फार बिगर देन व्हाट वी हैव इमेजिन्ड, या शायद हमारी होराइजन्स वहाँ तक नहीं गई हैं, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा रही है। धीरे धीरे आई थिंक वो जो है वो धुंधला रहा है, वो जो बॉर्डर है, तो देयर इज़ होप। इंसान जब इस तरह के एक पब्लिक स्फीयर में एक जानी पहचानी शख्सियत की तरह इमर्ज करके सामने आता है, तो उसको शोहरत और नाम और प्यार तो उसको बहुत मिल जाता है, लेकिन उसको एक शिकायत रह जाती है कि उसे प्यार तो सभी करते हैं, समझता उसे कोई नहीं है। अली फज़ल की ऐसी कोई शिकायत है क्या? हम एक्टर जो है ना, हम सब ये वो हैं, कहीं ना कहीं देवदास सब में है ना। सेल्फ पिटी में मज़ा लेते हैं लोग, हाँ, कि है अरे दर्द है, लेकिन वो भी ज़रूरी है, दर्द भी ज़रूरी है। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हंस के टाल देता हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं डिफ्लेक्ट बहुत अच्छा करता हूँ, और शायद लतीफ़ों का सहारा लेकर, मतलब ये तो आई सपोज दुनिया भी वैसे ही चलती है, वी आर एसेंशियली व्हाट वी हाइड। तो हाँ, हैं कुछ शिकायतें हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे समझते हैं, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ आज भी बना रहा है, और इंशाल्लाह बना रहे, लंबा चले। कुछ बहुत करीबी हैं और कुछ करीब लोग हैं। तो अली फज़ल, हम लोग बातचीत की बिल्कुल उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हम आपसे कहेंगे कि हमारी तरफ से सवालों का सिलसिला पूरा हुआ है। आपको अगर कुछ और कहना है, यानी कि कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं पूछी है और आपको कहनी थी, तो अभी आप कह सकते हैं। ओहो, मैं क्या कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। अपने बारे में तो हम लोग बात कर ही लेते हैं, इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। आई सपोज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर लोग सुन रहे हैं कि निराश ना हो। लोग आजकल बहुत दुखी रहने लगे हैं, हर चीज़ पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और इसका रीज़न है हमारा मोबाइल फ़ोन कल्चर, हमारी शॉर्ट लिव्ड जो सेटिस्फैक्शंस हैं, कि हमें हर चीज़ का एक वैलिडेशन चाहिए, और उस वैलिडेशन में चाहे वो एक कमेंट हो आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे, या एक लाइक हो, या एक मैसेज हो, वो जो वैलिडेशन है वो
हाउ डू आई से, उसमें हम कॉमन सेंस भूल गए हैं, और उस कॉमन सेंस के जाने की वजह से आज हम जूझ रहे हैं सोसाइटी में ट्रूथ ढूंढने के लिए, क्योंकि ट्रूथ के इतने पहलू हो गए हैं, सच्चाई के इतने पहलू हैं कि हम फेक न्यूज़ के दरिए में बिल्कुल ऐसा डूब रहे हैं। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लोग अब थोड़ा सा आराम करें और लुक बिसाइड योर सेल्व्स। आई थिंक दैट्स appreciate art for what it is, appreciate people for what they are, not for what they're not, or maybe what they represent. तो ये एक बहुत वेग सी बात है, मतलब वेग नहीं, बहुत कॉन्क्रीट बात है, और हम समझते हैं कि आपकी इस आखिरी बात को अगर हमारे देखने वालों सुनने वालों ने समझा होगा तो इसका बहुत अहम इसकी बड़ी कीमत है आज ह्यूमैनिटी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अली फजल, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने एक्टर अली फजल प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिखिएगा ज़रूर guftgu@rekhta.org पर। क्विक एंड इजी कार लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि आपके सपनों को ब्रेक ना लगे।